तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे सीख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि भाई एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्यों सीखना चाहिए, इसका फ्यूचर में क्या काम है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके इसको देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करना सीख सकते हैं। तो चलो यार मैं आपको बताता हूँ सारे तरीके और उसको कैसे कैसे फॉलो करके एक अच्छा सा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं और एक एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला तरीका आता है वो आता है जावा या फिर कॉटलिन का यूज करके एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करना। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जावा सीख ली और क्या क्या सीखना है क्या नहीं करना, बैकएंड में क्या करना है, डेटाबेस कौन सा सीखना है, और बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन रहता है। ये चीज पहले मेरे में था, अब नहीं है। तो आज आपको मैं सारी बातें बताने वाला हूँ। तो यार अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना कि क्या क्या चीजें हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है, कॉटलिन या फिर जावा। अच्छा जावा में क्या है, जावा में आपको काफी जो जावा है वो काफी बड़ी लैंग्वेज है। तो जावा में आपको पूरी लैंग्वेज नहीं सीखनी, आपको कोर जो जावा है वो आपको सीखनी है। अब मैं यहाँ पे कॉटलिन इसलिए बता रहा हूँ कि कॉटलिन जो है वो गूगल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि भाई जो भी लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो जावा का यूज करके, अब आप कॉटलिन में यूज करो क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। तो क्या हो रहा है कि जो जावा डेवलपर थे, जो लोग जावा का यूज करके एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर रहे थे, वो अब क्या कर रहे हैं, कॉटलिन में यूज कर रहे हैं। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जावा सीखो, जावा मत सीखो, जावा से बेटर है आप कॉटलिन सीखो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप सीख लिए जावा तो जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो वहां पे क्या होगा कि वहां मांगेंगे भाई कॉटलिन, क्योंकि होता ये कि जो ट्रेंड में रहता है, जो गूगल कहेगा वही होगा। तो जितनी भी कंपनियां हैं वो कॉटलिन ज्यादा प्रेफर कर रही हैं कि कॉटलिन आपको आना जरूरी है। और ऐसा बहुत बड़ी लैंग्वेज नहीं है कॉटलिन, काफी उसका जो सिंटैक्स है काफी इजी है। अगर आपको जावा आती है थोड़ी बहुत तो आप कॉटलिन में आराम से स्विच कर जाओगे। ऐसा नहीं कि काफी हार्ड लैंग्वेज है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो लैंग्वेज है वो है हमारी जावा या फिर कॉटलिन, ये आपने सीख लिया। तो यहाँ पे जो दूसरी चीज आती है वो आती है डिजाइन। आपने जावा सीख लिया, जावा का यूज एंड्रॉइड एप्लीकेशन में क्या है कि लॉजिक को बिल्ड करना। आपने बटन बनाया है, उस बटन के क्लिक करने पे आपको क्या चीजें करनी है वो आप लिखोगे जावा में या फिर कॉटलिन में। लेकिन जो बटन बनेगा वो किससे बनाओगे, उसके लिए क्या यूज होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, जो जावा का यूज कर रहे हैं उसमें यूज होता है एक्सएमएल। तो यहाँ पे एक्सएमएल आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी लैंग्वेज है, वो भी नॉर्मल लैंग्वेज है और काफी इजी सिंटैक्स है इसका। तो यूआई के लिए यहाँ पे यूज होता है एक्सएमएल। तो यहाँ पे आपको जावा आ चुकी है, एक्सएमएल आ चुका है। तीसरी चीज आती है यहाँ पे डेटाबेस। अब डेटाबेस जो है वो क्यों यूज करा जाता है, डेटाबेस यूज करा जाता है फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो एक एप्लीकेशन में फॉर्म बनाया, ठीक है। अब उस फॉर्म में यूजर की डिटेल जो है वो फिल आउट करा रहे हो। अब उस यूजर की डिटेल को कहीं ना कहीं तो सेव करना पड़ेगा ना। तो अब उस डेटा को सेव करने के लिए हम लोगों को डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे डेटाबेस काफी सारे यूज में आते हैं। मोंगोडीबी यूज कर सकते हो आप यूज कर सकते हो, माइस्क्वेल यूज करते हो, एसक्यूएलाइट यूज कर सकते हो, मल्टीपल डेटाबेस हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे कंफ्यूज ना होना कि यार ये सब चीजें कैसे होती है, तो अलग अलग चीजों में होता है। आपने सुना होगा मोंगोडीबी आपका नोड.जेएस में यूज होता है, रिएक्ट में यूज होता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझना कि मैं बोलने क्या वाला हूँ। देखो जावा, कॉटलिन, एक्सएमएल ये आप लिखोगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, लेकिन उसको बैकएंड के लिए आप क्या यूज करोगे। बैकएंड से मेरा मतलब ये है कि आप जो है वो एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन होती है वो आपका मोबाइल में रहता है, ठीक है। अब मोबाइल में रहने के बाद होता क्या है कि जब आप फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि आपने एप्लीकेशन में एक फॉर्म बनाया, ठीक है। अब उस फॉर्म पे क्लिक करने पे आप उसको कहीं ना कहीं तो सर्वर पे इसको ले जाओगे डेटाबेस में सेव कराने के लिए। और तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बीच में एक एपीआई बनती है जो कि बनती है आपकी किसी बैकएंड लैंग्वेज में। अब वो बैकएंड लैंग्वेज क्या हो सकती है, आपका नोड.जेएस भी हो सकता है, आपकी पीएचपी भी हो सकती है, आपका पाइथन भी हो सकता है। मतलब जितनी भी बैकएंड वाली लैंग्वेज हैं वो आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बैकएंड लैंग्वेज नहीं आता है तो आप एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन बिना डेटाबेस के एप्लीकेशन जो है वो कोई मायने नहीं रखती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो बैकएंड है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, आप या तो पीएचपी सीख लो या फिर आप नोड.जेएस सीख लो या फिर पाइथन सीख लो। बैकएंड में डेटा को ले जाने, उसके बाद उसको प्रोसेस करने के लिए आपको एक लैंग्वेज आनी ही जानी चाहिए, क्योंकि उसके लिए फिर एप्लीकेशन बेकार है। आप एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन अगर बनाना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो इन तीनों चीजों का, दोनों चीजों का बेसिकली, जावा या फिर कॉटलिन में से या फिर एक्सएमएल में से, ठीक है। लेकिन आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको बनाना है एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन, तो उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन
के लिए आपको बैकएंड का भी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि बिना बैकएंड के आप उसका डेटा स्टोर ही नहीं करा पाओगे सर्वर पे। या फिर आप प्रोडक्ट अगर आपने किसी ने अपलोड किया हुआ है जो है जिसकी एप्लीकेशन है, वो अगर आपको शो कराना है तो उसके लिए भी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए कुछ बैकएंड में। तो उसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, या तो PHP सीखो, या फिर आप Node.js सीखो, या फिर आप पाइथन सीखो। मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं बैकएंड के लिए जिसका यूज करके आप बैकएंड बना सकते हो। तो अब अगर मैं यहाँ पे समराइज करूं तो वो ये है कि जावा में अगर आपको बनाना है जावा कॉटलिन, तो आपको कॉटलिन जावा में से कोई एक आनी चाहिए। दूसरी चीज आती है यहाँ पे XML जो कि डिजाइन के लिए यूज में आती है। तीसरी चीज है वहां पे डेटाबेस इंटरेक्शन इसलिए होता है ताकि आप यूजर की डिटेल जो है वो आप स्टोर करा पाओ। चौथी चीज आती है यहाँ पे बैकएंड। अब उस डेटाबेस जो है ना, उस डेटाबेस का जो इंटरेक्शन है, आपने क्या किया, यहाँ से एक फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक API हिट होगी और वो API क्या करेगी, आपके जो भी डिटेल है यूजर का, वो यूजर की डिटेल लेके जाएगी कहां पे, सर्वर पे। अब सर्वर पे आपको कोई ना कोई लैंग्वेज वहां पे रखनी पड़ेगी जो उस डेटा को अपने अंदर कैप्चर करेगी, अपने अंदर वो लेगी। ठीक है, अब क्या होगा कि जब वो डेटा यहाँ पे आया बैकएंड में, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो PHP यूज करी, तो PHP में आपको एक एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू वो डेटा जो है वो एप्लीकेशन से बैकएंड में आएगा, फिर वहां से प्रोसेस होगा, जो भी एरर होगी वो वहां पे बताएगा भाई ये चीजें नहीं है। देन क्या होगा कि वो डेटाबेस में सेव होगा। ये पूरा प्रोसेस है एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जावा और कॉटलिन का यूज करके। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप रिएक्ट नेटिव का यूज कर सकते हो। अब रिएक्ट नेटिव क्या है और जावा जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो क्या है, इसमें पहले आप डिफरेंस समझ लो। देखो जावा क्या है कि जावा में सिर्फ आप एंड्रॉइड के लिए ही एप्लीकेशन बना सकते हो, जो कि नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव एप्लीकेशन कहा जाता है। लेकिन अगर आपको दोनों के लिए बनाना है, iOS के लिए भी बनाना है, एंड्रॉइड के लिए भी बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, रिएक्ट नेटिव। अच्छा, फ्लटर का भी यूज काफी सारे लोग करते हैं। फ्लटर भी एक जो कि गूगल का ही है, गूगल ने ही इसको लाया हुआ है। और गूगल ने क्यों लाया है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव जब आया था तो रिएक्ट नेटिव के कंपटीशन में जो है वो फ्लटर जो है वो गूगल ने लाया, क्योंकि रिएक्ट नेटिव का यूज करके आप जो है वो एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हो जो कि दोनों प्लेटफॉर्म में रन करेगी, चाहे वो iOS हो चाहे वो आपका एंड्रॉइड हो। फ्लटर में डार्ट यूज होती है जो कि गूगल के द्वारा ही बनाई गई है। डार्ट एप्लीकेशन, डार्ट जो लैंग्वेज है वो बनाई गई है। तो डार्ट भी आप अगर सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, अगर आपको दोनों प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बनानी है तो। यही सेम चीज जो है वो फॉलो होता है डार्ट में भी। डार्ट जो है वो उसमें क्या होता है कि UI भी रहेगा, आपका बैकएंड में जो है आपका कोई भी लैंग्वेज रहेगी, आपका जो लॉजिक है वो आपका डार्ट में ही रहेगा। तो सेम लॉजिक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव जो कि फेसबुक के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि दोनों प्लेटफॉर्म पे रन करता है। इसके लिए आपको क्या है कि इसके लिए आपको जावा नहीं सीखनी, इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अब जावास्क्रिप्ट भाई मुझे तो काफी इजी लगती है, अब आपको पता नहीं कि इजी लगती है कि नहीं लगती है, कि जावास्क्रिप्ट काफी इजी है जावा से। उसका सिंटैक्स काफी सिमिलर है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत भी आती है तो आप जो है वो आराम से रिएक्ट नेटिव पे एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। इसमें भी सेम प्रोसेस है, आपको UI जावास्क्रिप्ट नहीं बनेगा, जो बने बनाए कंपोनेंट आते हैं जो कि रिएक्ट नेटिव खुद प्रोवाइड करता है। अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट का एक वहां पे आपका टैग आता है, इमेज का टैग आता है, व्यू का टैग, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें टैग आती हैं। अब होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट में जब कोई चीज लिख दी जाती है तो वो क्या करता है कि उसके नेटिव लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है। अगर वो आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है एंड्रॉइड में रन कर रहा है तो वो जो टेक्स्ट व्यू है वो व्यू टेक्स्ट में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो होता क्या कि एक ब्रिज का काम करता है जो कि आपका नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है एंड्रॉइड एप्लीकेशन में अगर आप रन कर रहे हो तो सेम प्रोसेस में फॉलो होता है कि अगर आप रिएक्ट नेटिव यूज करो तो आप जो जावास्क्रिप्ट का यूज करोगे। बैकएंड के लिए आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे PHP यूज करो, C# यूज करो, पाइथन यूज करो, जावा यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटाबेस आपको कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए ये दो तरीके हैं, पहला रिएक्ट नेटिव, दूसरा है आपका जो है जावा या फिर कॉटलिन का यूज करके एंड्रॉइड स्टूडियो में डेवलप करना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे जो है वो आपको कमेंट कर देंगे या फिर मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा, वहां पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप सीखना चाह रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।